हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की। उसके बाद मैंने आपको कंपनी का मीनिंग समझाया, कंपनी में कितने सेक्शंस, कितने डेफिनेशंस, ये सब छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हमने करी। मैं शुरुआत में आपको पहली क्लास में बहुत सारा बेसिक बता चुका, दूसरी क्लास में भी आपको बेसिक बता चुका, विद डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज आपको बता चुका सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। आज हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर की जो विशेषताएं है, कंपनीज के अंदर क्या विशेषता है। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उसकी फीचर्स क्या है, उसके अंदर क्या विशेषता है, ये आपको जानना आज बहुत जरूरी है। तो पॉइंट हमारा रहेगा पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की विशेषताएं क्या है वो हम देखते हैं। टोटल हमारे पास 7 विशेषताएं हैं, 7 के साथ हम आज की क्लास के अंदर कवर करने जा रहे हैं अपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वाली से, सेपरेट लीगल। चलिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है दोस्तों? बड़ा ही सिंपल है, सरल है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। कहता है, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंट में जब आप पढ़ते हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो वो क्या कहता है? कहता है जब आप अकाउंट मेंटेन करोगे ना, तो अकाउंट मेंटेन करते वक्त आपको ये मानना है कि कंपनी अलग होती है, बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है, दोनों की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेम जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटिंग में सीखा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वही ये कहता है। वहां बिजनेस एंटिटी लगा दिया वर्ड, यहां सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी आपको ये बता रहा है कि दोस्तों, कंपनी और ओनर ये दोनों, उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये दोनों अलग अलग है। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा ग्रुप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, और रतन टाटा जो ओनर थे, अब तो नहीं है खैर, जो ओनर थे वो अलग है। आपने देखा हो रिलायंस एंड मुकेश अंबानी, रिलायंस अलग है कंपनी, उसकी अलग पहचान है, और मुकेश अंबानी की अलग पहचान। ऐसी आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा। अमेजोन को देख लो, अमेजोन की अलग पहचान है और उसके ओनर की अलग पहचान है। फेसबुक को देख लो, उसके ओनर की अलग पहचान है, मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक की अलग पहचान है। तो कंपनी की पहली विशेषता यह है कि जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है सर। आप कंपनी के नाम पर कोई एसेट खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ना, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी के अंदर कवर हो जाती है कि भाई कंपनी भी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन या किसी अदर कंपनी से कर सकती है। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के अंदर आपको यह बता रहा है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर शेयर होल्डर कोई गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने गलत कर दिया। कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस है, और शेयर होल्डर जो उसके ऑनर होते हैं उनका अलग एग्जिस्टेंस होता है। दोस्तों, कंपनी के जो मेन ऑनर होते हैं उसके शेयर होल्डर होते हैं। आगे जाकर एक चैप्टर आएगा शेयर कैपिटल का, तो वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि कंपनी का ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पहली लाइन में आपको बताया गया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल है, उसका अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट होगा। और हम मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, तो मैं अलग एज अ पर्सन ट्रीट करा जाएगा और कंपनी को अलग ट्रीट करा जाएगा। कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एसेट को खरीदा बेचा जा सकता है कंपनी के नाम पर, लायबिलिटी ले सकती है, लोन ले सकती है कंपनी के नाम पर। तो कंपनी के नाम पर अलग, सब कुछ अलग हो सकता है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया। तो पहला हमारा पॉइंट आता है कि कंपनी की जो फर्स्ट फीचर्स है वो ये है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी। अब दूसरा यहां पर आता है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा वाला पॉइंट कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा वाला पॉइंट कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक एबीसी लिमिटेड है और उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो ऑनर कौन होते हैं सर? कंपनी के शेयर होल्डर्स। ऑनर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स। और किसी किसी केस में शेयर होल्डर नहीं होते, किसी किसी केस में शेयर होल्डर नहीं होते, ऑनर ऑनर ही होते। जैसे मेरी कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी का ऑनर हूं,
तो ये सब तो जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर रहेंगे, पर आगे जाकर पता चलेगा किस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ओनर होते हैं, किस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर को ओनर नहीं कहा जाता। अभी के लिए मान चलते हैं, अभी शेयर होल्डर मतलब सब हटा दीजिए, अभी से मान के चलते हैं ओनर। ठीक है जी। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड का कोई ओनर है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड के 3 ओनर है, ए बी एंड सी, ए बी और सी, ये 3 ओनर है एबीसी लिमिटेड के। अब कंपनी इस पोजीशन में आ गई कि कंपनी की एसेट्स बहुत कम है और कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि कंपनी की टोटल लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। देखो आपको पता है एक चीज, आपने अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी होगी तो लायबिलिटी के, जब लायबिलिटी का बैलेंस शीट बनाते थे ना आप, तो लायबिलिटी के कॉलम के अंदर 2 चीजें आती थी, एक कैपिटल आता था, है ना, और एक अदर लायबिलिटीज आती थी, जिसके अंदर कैपिटल को छोड़कर तो जो अदर लायबिलिटी होती थी ना उसको आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं। देखिए फर्क है, लायबिलिटी 2 टाइप की होती है। लायबिलिटी के अंदर ना 2 कॉलम, 2 चीज बनती थी आपके पास, कैपिटल भी तो लायबिलिटी में आती थी। देखिए आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है, वो सारी लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी, सिर्फ एक को छोड़कर जो ऑनर ने पैसा लगा रखा है ना एज अ कैपिटल बिजनेस के अंदर, वो भी एक बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो बिजनेस की वो लायबिलिटी मानी जाएगी, बट वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, वो एक ऑनर की है। उसको हटा कर कह रहा हूं मैं, इसको हटा कह रहा हूं, ये आउटसाइड लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑनर की भी कुछ लायबिलिटी है, लेट सपोज कि ऑनर की लायबिलिटी है 10 लाख रुपए और आउटसाइड लायबिलिटी है 30 लाख रुपए। अब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर सके, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, नॉट एबल टू पे हिज आउटसाइड लायबिलिटी। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके। कंपनी ने देखा कि यार उसकी एसेट्स कितनी है, तो उसके एसेट को बेचकर, एसेट तो लगभग मान लो 40 लाख की थी, 40 लाख की एसेट थी, मान लो जितनी एसेट थी उतनी लायबिलिटी थी, बट टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सीखा है। अब इस एसेट को बेचना चालू करा, बेचना चालू करा, बेचना चालू करा, सारी एसेट बेचने के बाद पैसा कितना रियलाइज हुआ है, पैसा रियलाइज हुआ है 20 लाख रुपए, बिल्कुल हाफ, इतना ही पैसा रियलाइज हुआ है, इससे ज्यादा पैसा रियलाइज हुआ ही नहीं। अब क्या करा जाए, अब 20 लाख रुपए 40 लाख के एसेट, क्योंकि भाई ऐसे नहीं है कि हर एक एसेट लैंड ही हो जो अप्रिशिएट हो, जरूरी नहीं है सर हर एक एसेट लैंड हो जो अप्रिशिएट हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कोई ऐसी एसेट्स होगी जरूर कंपनी के अंदर जिसमें डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। अब वो बुक में तो शो हो रही है 10 लाख रुपए की, बेचने जाए गए तो वो 5 लाख की बिक रही है, हाफ रेट में बिक रही है। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस के बाद जो एसेट होगी वो अप्रिशिएबल, उसमें डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकती है, और मैक्सिमम एसेट बिजनेस के बाद डेप्रिशिएबल एसेट होती है। तो जब उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो जितनी हमारी बुक वैल्यू शो हो रही है अकाउंट्स के अंदर, हमारे बुक के अंदर जितनी वैल्यू शो हो रही है उतने पे थोड़ा बेच देंगे हम उसको, उससे कम वैल्यू पे मिलेगा हमें वो। तो हमने देखा कि 40 लाख के एसेट बेचकर हमारे पे 20 लाख ही मिला। अब 20 लाख रुपए से तो हमने ये पे कर दिया, अब रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बच गई, अब रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बच गई सर, 10 लाख रुपए की रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बच गई, 10 लाख रुपए। अब ये कौन देगा भाई 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आउटसाइड वालों को, ये कैसे चुकाएंगे। तो हम कहेंगे ऑनर आपके पास जो पैसा पड़ा है ना, ये जो पैसा आपका आपने हमें दे रखा था ना, इस पैसे से हम इस लायबिलिटी को चुका देंगे, इस पैसे से हम इस लायबिलिटी को चुका देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तुमने लोन इतना ले लिया, तुमने लायबिलिटी इतनी कर ली कि बिजनेस की सारी एसेट बेचकर भी वो लायबिलिटी नहीं चुका पा रहे। कौन सी वाली, आउटसाइड वाली। अब 10 लाख रुपए भी रह गया तो हम तुम्हारा पैसा ले लेंगे जी, हम तुम्हारा पैसा ले लेंगे, 10 लाख रुपए हम ले लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। फिर इसके बाद तुम ये नहीं कह सकते कि जो मैंने पैसा लगाया था वो मुझे वापस दो। क्यों दो भाई वापस, क्योंकि तुमने इतनी लायबिलिटी ले ली, क्योंकि बिजनेस चलाने वाले तो तुम ही हो ओनर, और तुमने बिजनेस के अंदर इतनी लायबिलिटी जनरेट कर दी जो तुम्हारी एसेट बेचकर भी वो लायबिलिटी पे नहीं हो पा रही, और 10 लाख की लायबिलिटी रिमेनिंग रहेगी। तो हम तुम्हारे जो 10 लाख रुपए ऐसा कैपिटल तुम तीनों ने लगाया ना, उसका पैसा यूज करके वो लायबिलिटी वालों को चुका देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होगी तुम्हारी ऑनर की लायबिलिटी। बट मान लेते हैं कि अगर ये लायबिलिटी 10 लाख रुपए है, तो हम ये लायबिलिटी कैपिटल से पे कर देंगे। ऑनर को बोलेंगे जाओ भाई कैपिटल जितनी तुमने लगाई थी उससे, तो लायबिलिटी किससे पे हो जाएगी, जो उन्होंने कैपिटल पैसा लगाया था उस 10 लाख रुपए से लायबिलिटी पे कर देंगे, और यहां पर हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा ये तो। बट लेट्स सपोज अगर हम केस नंबर 2 लेकर चले, केस नंबर 2 माने कि मान लो अगर सारी एसेट बेचने के बाद रिमेनिंग लायबिलिटी आपके पास रह जाती है 20 लाख रुपए की,
और आपके पास कैपिटल कितनी है, एक तो सारी एसेट बेचकर हमने लायबिलिटी चुका दी, और सारी एसेट बेचकर जब हमने लायबिलिटी चुकाई अब भी 20 लाख की लायबिलिटी रिमेनिंग रह गई, तो आपके पास कैपिटल कितनी बड़ी है, 10 लाख रुपए बड़ी है, वो आपने चुका दिया। अब भी आपके पास कितना पैसा पड़ा है, 10 लाख रुपए। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये अब और लायबिलिटी रह गई, अभी ये रिमेनिंग लायबिलिटी और रह गई। भाई हमने एसेट बेच दी, लायबिलिटी चुकाई, 20 लाख रह गया, फिर हमने कहा ऑनर जो तुमने पैसा दिया था हम उसको में से लायबिलिटी चुका रहे 10 लाख रुपए, 10 लाख अब भी रह गया। अब ये 10 लाख कहां से लाएगा, क्या हम ऑनर को बोलो जाओ बेटा घर से लेकर आओ, ऑनर ये पैसा अब तुम घर से लेकर आओगे, लायबिलिटी चुकानी है, ये पैसा तुम घर से लेकर आओ। ये पैसा तुम दोस्तों घर से लेकर आओ, ऑनर से कह रहे हैं ये पैसा तुम घर से लेकर आओ। क्या हम ऑनर को ऐसे कह सकते हैं भाई तुमने जो पैसा दिया था वो भी पे कर दिया, तुमने लायबिलिटी, देखिए बिजनेस चलाने वाले ऑनर होते हैं, बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बिल्डिंग है, वो एक नाम है, चलाने वाले तो पर्सन ही है। अब वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी जनरेट कर लेंगे और चुकाने की बात आएगी वो कहेंगे हम तो नहीं चुका पाएंगे जी, हम नहीं लेकर आ रहे अपने घर से, उन्होंने अपना घर भर लिया अपना प्रॉफिट से, और जब पेमेंट करने की बात है तो कह रहे हैं हम नहीं लेकर आएंगे जी अपने घर से। क्या वो मना कर सकते हैं, क्या बिजनेस ऑनर को ये कह सकता है कि तू अपने घर से लेकर आ पैसा, अगर तू लायबिलिटी तेरी कैपिटल से भी लायबिलिटी नहीं चुकी तो तू अपने घर से लेकर आइयो पैसा, नहीं कह सकता, बस यही नहीं कह सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट डाला गया है बिजनेस कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी। क्या कॉन्सेप्ट डाला गया है, लिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है ना उनकी लायबिलिटी सीमित है। अगर बिजनेस के अंदर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है उसका यूज कर सकते हो लायबिलिटी का पे करने के लिए, उनके घर की प्रॉपर्टी बेचकर लायबिलिटी पे नहीं की जा सकती। वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे कंपनी की लायबिलिटी चुकाने के लिए, पर्सनली लायबल नहीं। हाँ, जितना पैसा ऑनर का बिजनेस के अंदर लगा है वो यूज कर लो लायबिलिटी पे करने के लिए, और अगर फिर भी लायबिलिटी पे नहीं हुई तो आप ऑनर की घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर लायबिलिटी नहीं चुका सकते। सिर्फ बिजनेस की एसेट को बेचकर लायबिलिटी चुकाओ, बिजनेस में जितना पैसा ऑनर ने लगा रखा उसको यूज कर लो, पर जब उसके बाद भी अगर लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहे तो फिर घर के और बिजनेस के ऑनर जो होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी लायबल नहीं है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इसलिए ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है वहां तक सीमित है, इसके बाद भी अगर कंपनी की लायबिलिटी पे नहीं हो पा रही तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ कंपनी। अगर आप कोई कंपनी खोलते हो तो ये विशेषता है, ये फीचर कंपनी के अंदर इनबिल्ट है कि भाई अगर मैं कंपनी खोलता हूं और मैंने बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारी लायबिलिटी ले रखी है और सारी एसेट बेचकर भी लायबिलिटी नहीं चुकता, मैं घर से तो फ्री हूं जी, मैं अपने घर से तो लाकर दूंगा नहीं, जितना बिजनेस में पैसा लगा रखा है मैंने वो यूज कर लो, पर घर चला कर नहीं दूंगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी के केस के अंदर क्या होता है कि ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसका मतलब कंपनी की अगर सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद सारी लायबिलिटी नहीं चुका पाए, कैपिटल का पैसा यूज कर लिया, सारी एसेट बेच दी, कैपिटल का पैसा यूज कर लिया, तब भी लायबिलिटी नहीं चुका पाए, तो जिनकी लायबिलिटी रहेगी उनका बैड डप हो गया। अब वो ऑनर को पकड़ के गर्दन पकड़ के नहीं भाई मेरे को पैसे दे, घर से लेकर आ पैसे, ऐसे नहीं कर सकते भाई, वो लीगली भी नहीं कर सकता है। इलीगल तो चलो जो है वो मैं उसको इसकी बात नहीं कर रहा, पर लीगली कोर्ट में ये क्या नहीं कह सकता, कोर्ट में जज साहब से कर कि जज साहब से घर की प्रॉपर्टी बेचो और मेरी लायबिलिटी चुकाओ, नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी के नेचर में ही। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि एक ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, वो कंपनी के सारे लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल तो है, पर अप टू जितना उसने पैसा कंपनी में लगा रखा है वहां तक, बस घर से कुछ नहीं आएगा, चाहे कंपनी की लायबिलिटी पे हो या ना हो। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, देखिए दो टाइप की कंपनी होती है, एक लिमिटेड कंपनी होती है, एक अनलिमिटेड कंपनी होती है। आगे जब मैं काइंड्स ऑफ अ कंपनी पढ़ाऊंगा ना आपको, टाइप्स ऑफ अ कंपनी, उसके अंदर आपको सिखाऊंगा। बट अगर कोई कंपनी आप खोल रहे हो तो उसका नेचर के अंदर ही लिमिटेड है, पर अगर आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी खोली है तो फिर समझ गए आप कि घर से भी आपकी लायबिलिटी चुकाई जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी चुकाई जाएगी। तो दो टाइप की कंपनी हो गई, एक लिमिटेड कंपनी है और एक अनलिमिटेड कंपनी है। तो अनलिमिटेड में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है ऑनर की, अगर लायबिलिटी नहीं चुका पा रहे, बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच दी, तुम्हारा पैसा यूज कर लिया तब भी नहीं कर, तो घर की प्रॉपर्टी बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर ऑनर की लायबिलिटी पे करी जाएगी। बट यहां पर हम लिमिटेड वाली की बात करें हैं, तो अगर आपकी मेंबर की लायबिलिटी क्या रहेगी, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अगर वो लिमिटेड कंपनी है, हैविंग अ शेयर कैपिटल लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड, मतलब जितना पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा रखा था, मान लो मेरा अपने बिजनेस का अकेला ओनर हूं, तो मेरे बिजनेस के अंदर 100% शेयर मेरे ही हो,
100% सब कुछ मेरा ही हुआ। तो मैंने जितना पैसा लगा रखा अपने बिजनेस में उतना ही यूज कर सकते हो, वहां तक लिमिट है। मतलब पूरी कैपिटल मेरा यूज कर लो आप पे करने के लिए। द शेयर होल्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर वट एवर मे बी द इंडेप्टनेस। जितनी भी लायबिलिटी हो कंपनी की, इंडेप्टनेस मतलब जितनी मर्जी लायबिलिटी हो कंपनी की, बस शेयर कैपिटल से ज्यादा, मतलब जो पैसा मैंने लगा रखा है एज अ कैपिटल, उससे ज्यादा का यूटिलाइज नहीं कर सकते, कंपनी में से पैसा नहीं मांग सकती। मान लीजिए मेरी 10 लाख की लायबिलिटी, 10 लाख के मेरे शेयर खरीदे हुए हैं, पर अभी मैंने उसमें 8 लाख पे कर रखे हैं, 2 लाख नहीं करेंगे, वो होता है अनपेड वैल्यू। उतना मंगा सकते हो मेरे से घर से। आपने शेयर 10 लाख के रुपए के खरीद रखे हैं, आपने अभी हमें कितना पैसा दिया, 8 लाख दिया है, लायबिलिटी चुकानी है, कंपनी के 8 लाख यूटिलाइज हो गए, 2 लाख और लेकर आओ घर से आप, क्योंकि वो अनपेड वैल्यू ना, वहां तक तो यूज करो, वो तो आपने खरीदे हुए हैं। हाँ, 2 लाख के बाद घर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। हाँ, वो 2 लाख रुपए के लिए तो बेच भी देंगे, समझ में आ रहा है आपको, वो 2 लाख रुपए के बेच देंगे। मैंने फिर कहा आपके एक शेयर होल्डर ने 10 लाख के शेयर खरीदे हैं, उसने अभी कंपनी को 8 ही लाख पे करे हैं, उसके नाम पे 10 लाख के शेयर है, 8 लाख पे कर दिए, 2 लाख पे नहीं करे। अब अगर कंपनी को 2 लाख मांगेंगे तो वो मांग सकता है भाई, 2 लाख कंपनी मांग सकती है शेयर होल्डर से। अगर उसने नहीं दिया तो उसकी घर की प्रॉपर्टी बेच देंगे 2 लाख रुपए लेने के लिए, बस जो उसने देने थे, उसका बनता है। 10 लाख के शेयर खरीदे ना, वो चीज कह रहा हूं, अनपेड वैल्यू कहते हैं उसको। परपेचुअल सक्सेशन, आपने बिजनेस अकाउंटिंग में पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आपने क्या सीखा था? उस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आपने सीखा था कि हमारा जो बिजनेस होता है और जो ऑनर होता है, वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस अपने आप में एक पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, और वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी असर खरीद सकता है। उसको हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था, उसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर उसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोला। बट आपने एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिंसिपल वाले सेक्शन के अंदर आपने ये भी पढ़ा था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ा था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन में आपने ये पढ़ा था कि भाई ऑनर आते जाते रहेंगे पर बिजनेस का भी पता नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा फोरसेबल पीरियड तक। आप अकाउंटिंग करते टाइम ये मान लेना, ये अज्यूम करना कि हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहे, ऑनर मरेगा नया आएगा, मरेगा नया आएगा। टाटा कंपनी का अगर आप देखो तो टाटा कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और कब से कब तक, क्या ऑनर नहीं मरे होंगे, उसके मर गए होंगे। जमशेदपुर टाटा आपके पास ये उनका, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है पर जो उसके ऑनर है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी कंपनी जिंदगी भर चलते रहे, सालों साल चलती रहे, ऑनर आते जाते रहेंगे पर कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी हमें मान के चलते हैं, कंपनी हमें चलते रहे, तो उसी का एक कॉपी कर दिया गया है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, the company has its existence from time of incorporation up to winding up. Member may come, member may go, but company survive up to the winding up. जब तक कंपनी को मर नहीं जाती। अच्छा, कंपनी कब मर जाती है? कंपनी को जब ऑनर बंद कर देते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है, राइट? आपने ये देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती है, तो वहां पर ऑनर खुद कंपनी को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लॉस में होती है। तो लॉस में होती है, जैसे कि कंपनी बंद होगी। आपने देखा होगा एक माइक्रोमैक्स के पहले लैपटॉप आते थे, माइक्रोमैक्स के लैपटॉप आते, अब नहीं आते, बंद हो गया वो आना, बहुत पुरानी कंपनी है। पहले जियोनी के फोन आते थे इंडिया के अंदर, जियोनी आपने नाम सुना होगा, तो वो भी बंद हो गई। तो कंपनी आती है, खुलती है, कंपनी बंद होती है। बट जब से कंपनी खुली है तब तक उसका वाइंडिंग पीरियड तब तक नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं होगा, कंपनी को लॉस में नहीं जा रही। भाई जब कंपनी सालों साल लॉस में जा रही है तो क्या फायदा उसको खोलने का, बंद ही कर दो, उससे अच्छा। तो कंपनी क्या है, वाइंडिंग अप के तहत, वाइंडिंग का मतलब बंद होने, कंपनी खुलने से लेकर बंद होने तक कंपनी का एग्जिस्टेंस सर्वाइव रहता है, कंपनी चलती रहती है। अगर वो प्रॉफिट है तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे टाटा को देखो, आज के टाइम पता नहीं कितने ही साल हो गए, 1945 से लगा लो आप हिसाब किताब, आज 2022 एंड हो रहा है, ये 23 चल रहा है, 23 चलेगा, तो 23 तक लगा लो आप कितना बनता है हिसाब किताब। तो ये लगभग इतने साल हो गए हैं कंपनी चल रही है, पर ओनर आए ओनर गए, ओनर आए ओनर गए, परपेचुअल सक्सेस है। तो कंपनी हमेशा सरवाइव करती है, जब तक उसको बंद ना कर दिया जाए तब तक वो सरवाइव करती रहेगी।
और ऑनर आएंगे, ऑनर जाएंगे, पर कंपनी कभी नहीं मरेगी, कंपनी चलती रहेगी, उसका नाम चलता रहेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। सबसे पहले हमने क्या बात करी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी का जो ऑनर होता है और जो कंपनी होती है उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है और कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम पर एसेट, अपने नाम पर लायबिलिटी अराइज कर सकती है। उसके लिए ऑनर की नीड नहीं है, ऑनर अलग काम है, अपना ऑनर का नाम अलग है और कंपनी का नाम अलग माना जाएगा। जबकि दूसरे वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी आपको क्या बताता है सर, लिमिटेड लायबिलिटी आपको बताता है कि कंपनी के जो ऑनर की लायबिलिटी है वो लिमिट है, सीमित है। अगर कंपनी को लायबिलिटी चुकानी है, कंपनी की एसेट बेच दी, लायबिलिटी चुकाई, नहीं पे कर पाए, कंपनी के ऑनर की कैपिटल भी यूटिलाइज कर ली, तब भी लायबिलिटी पे नहीं हो रही, तो कंपनी के ऑनर जो है उसके घर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर वो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो फिर घर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। पर अगर वो कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, मान लो मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी खोली और कंपनी की लायबिलिटी मेरी शेयर कैपिटल भी नहीं चुका पाई, तो अब मेरा जो पैसा होगा वो मेरे घर की पर्सनल प्रॉपर्टी जो जो मेरे नाम पर होगी वो बेचकर कंपनी की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये हो गया अपनी लिमिटेड लायबिलिटी। और तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी फोर्सेबल पीरियड तक चलती रहेगी, ऑनर आएंगे, ऑनर जाएंगे, ठीक है जी। कंपनी नहीं मरेगी नहीं, कंपनी सर्वाइव होगी जब तक उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए, जब तक उसको बंद ना कर दिया जाए तब तक वो चलती जाएगी। ऑनर आ ही जाएंगे, ऑनर जाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, कंपनी चलती जाएगी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो मैंने क्या कहा कि कंपनी, अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, कंपनी का एक डिफरेंट है, तो कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी के पास अधिकार आ जाता है कि अगर वो एक सेपरेट पर्सन है, एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन उसको ट्रीट कर दिया गया है, तो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अपने नाम पर एसेट खरीद ले, अपने नाम पर एसेट बेच ले, लायबिलिटी अराइज कर ले, सब कर सकती है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी अपने नाम पर भी बाय कर सकती है, जरूरी नहीं है ओनर को अपने नाम पर ही बाय करनी हो। The company is having a right to acquire and transfer property in its own name. कंपनी चाहे तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है या किसी को ट्रांसफर बेच सकती है अपने नाम से प्रॉपर्टी। अब यहां पर जो पॉइंट आता है वो आता है कॉमन सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अंदर अमेंडमेंट भी आई थी, बहुत पहले की अमेंडमेंट है, पर आज तक ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट, बहुत पहले आ गई थी बट आज तक इसको हाईलाइट करके पढ़ाया जाता है जो भी टीचर इसको पढ़ाता है। देखिए कॉमन सील के बारे में क्या कह रहा है, कॉमन सील इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर अफेक्सिंग इट इज न डॉक्यूमेंट सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट बी साइन ऑन इट्स डॉक्यूमेंट। देखिए कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कॉमन सील का मतलब होता है वो स्टैंप, कंपनी की स्टैंप। जब भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब ये पर्सन तो है नहीं, अब ये पर्सन तो है नहीं, कंपनी कोई पर्सन तो है नहीं कि वो अपने साइन कर दे। भाई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम अपने हाथ से साइन कर सकते हैं, पर कंपनी कोई पर्सन नहीं है दोस्तों, तो कंपनी अपने हाथ से साइन नहीं कर पाएगी। कंपनी कोई पर्सन नहीं है तो कंपनी अपने हाथ से साइन नहीं कर पाएगी। तो कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी की जो स्टैंप होती है ना, स्टैंप कि मान लो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड स्टैंप होगी, टाटा ग्रुप का स्टैंप, टाटा मोटर लिमिटेड स्टैंप लगाई, तो वो कंपनी की स्टैंप उनकी एक कॉमन सील मानी जाती है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, कंपनी के नाम का वैलिड डॉक्यूमेंट है। भाई अगर आप कोई डॉक्यूमेंट कंपनी इशू कर रही है और उसके अंदर कंपनी के ना तो सिग्नेचर है, सिग्नेचर कंपनी कर ही नहीं पाएगी, ऑनर करेगा कंपनी के सिग्नेचर, है ना, तो कंपनी की स्टैंप तो लगेगी। इसी ये तो पता चलेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट कंपनी का है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने बनाया है कंपनी का है, कंपनी ने कोई एसेट खरीदी है तो ये कंपनी की है ना। तो कंपनी की जो स्टैंप होती है दोस्तों वो कॉमन सील माना जाता है। एंड पहले क्या होता था, किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए, मान लो कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट इशू करा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा, किसी भी तरीके की एसेट एक्वायर करी, बेची, इन सब के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट, इन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट लगे उसको वैलिड तभी माना जाएगा जब कंपनी की स्टैंप लगती है। स्टैंप के बिना वो डॉक्यूमेंट कंपनी का माना ही नहीं जाता था। अगर कंपनी की स्टैंप नहीं लगी तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, कंपनी की स्टैंप लगना जरूरी है दोस्तों। अब क्या कर दिया गया है, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए थे, बहुत पहले ही चेंजेस आ गए हैं, आज के नहीं है, तो अब ये करंट अमेंडमेंट नहीं सोचना, ठीक है ना। चलिए देखिए कब आया चेंजेस, कह रहा नाउ यूज ऑफ कंपनी सील हैज बीन ऑप्शनल एज पर द 2015 अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
2015 में कॉमन सील, पहले उससे पहले कॉमन सील कंपलसरी था। किसी भी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी का है तो कंपनी की कॉमन सील मतलब स्टैंप लगनी जरूरी है। अगर कंपनी की स्टैंप नहीं लगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। हम नहीं मानेंगे ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही वैलिड नहीं मानेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर रहा है और कंपनी स्टैंप नहीं लगा रही है अपनी। बट अब इसको 2015 के बाद ऑप्शनल कर दिया गया। 2015 में अमेंडमेंट आई और बताया गया कि कॉमन सील अब ऑप्शन है, इनवैलिड नहीं है, ऑप्शन है। अगर आप कंपनी की स्टैंप लगाकर आज भी करते हो, आज भी कंपनी की स्टैंप लगाओगे तो कंपनी का डॉक्यूमेंट आज भी वैलिड माना जाएगा। ऑप्शनल है, रिमूव्ड नहीं करा, ऑप्शनल, ऑप्शन दे दिया गया, दूसरा ऑप्शन भी दिया गया। ये तो है ही ऑप्शन के अंदर कि आप कंपनी की कॉमन सील का यूज कर लो, कॉमन सील लगा लो, यहां पर कंपनी की स्टैंप लगाओ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कोई कंपनी, मान लो कोई एसेट खरीदी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, स्टैंप लगा दो कंपनी की, वैलिड है वो डॉक्यूमेंट। पर ऑप्शन में क्या डाला गया? द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड कॉमन सील टू बी अफिक्स्ड इन अ सर्टेन डॉक्यूमेंट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। All such document which required affixing the common seal may now instead be signed instead। अब पहले क्या होता था, नेसेसरी होते थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आप साइन कर रहे हो तो उसमें कंपनी की स्टैंप जरूर चाहिए होती, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये कंपनी का है। शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो, शेयर कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो उससे शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे तो उधर कंपनी के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जहां पर नेसेसरी था कॉमन सील का होना, पर उसकी जगह पर अब ऑप्शन दूसरा भी आ गया है। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है? वो सर वो दूसरा ऑप्शन है, इधर देखो, बाय टू डायरेक्टर, या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे और या वन डायरेक्टर एंड ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी साइन कर दे। यस, या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे तो कॉमन सील के बराबर मान लिया जाएगा, या दो डायरेक्टर नहीं है कंपनी के अंदर, कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, सीएस। तो यहां पर सीएस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीएस अगर हो, देखो ऑप्शन है, यहां पर भी ऑप्शनल में है। अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर सीएस नहीं है तो स्टैंप लगा लो, खत्म कहानी। मान लो एक केस है ना यार, आपके पास केस है, देखिए ऑप्शन दे दिया गया आपको पास। ऑप्शन क्या दिया आपके पास? कंपनी के डॉक्यूमेंट को तभी वैलिड माना जाएगा, कंपनी डॉक्यूमेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन ये है कि आप कंपनी की कॉमन सील ले लो, स्टैंप, ठीक है, जो कंपनी की स्टैंप होती है ओरिजिनल स्टैंप वो। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार अगर मान लो आपके पास स्टैंप नहीं है या आपने स्टैंप नहीं बनवाई अभी, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपनी के जो दो डायरेक्टर है ना, उन दो डायरेक्टर के साइन करवा लो किसी डॉक्यूमेंट में एक साथ। कॉन्ट्रैक्ट करा कंपनी ने, उन दो डायरेक्टर ने साइन करे, वो कॉमन सील के बराबर माना जाएगा, वो स्टैंप के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो कोई भी दो डायरेक्टर, मान लो आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, कोई भी दो डायरेक्टर आकर साइन कर देगा तो हम उस कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड मान लेंगे। अगर जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी थी, तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता था, मैंने देखे काफी टाइम कंपनी के दो डायरेक्टर के साइन हुए होते थे, स्टैंप नहीं होती थी, स्टैंप भी लगा देते थे हम, पर कंपनी इसमें दो डायरेक्टर के साइन भी कर देते थे। देखो क्या है, कंपनी के अंदर जो भी काम होता है ऐसा होना चाहिए कि भाई वैलिड है, कहीं से गलत ना हो। तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के पास गए, वहां से साइन करवाया, दूसरे डायरेक्टर के पास गए, वहां से साइन। मैं किसी कंपनी में, कौन सी कंपनी में ट्रेनिंग करी है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTCL, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग करी थी। और ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये देखा कि कंपनीज के अंदर दो डायरेक्टर भी अगर साइन कर देते हैं तो वैलिड माना जाता है, एज पर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट 2015 की जो आई थी। तो अगर कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर, हमारी कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर थे, तो 4 में से 2 कर देगा तो कंपनी के स्टैंप के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर, मान लो किसी कंपनी के बाद 2 डायरेक्टर है ही नहीं, अब वो कहां से लेकर भाई 2 डायरेक्टर, या तो स्टैंप लगवा ले, स्टैंप खरीद के लगवा ले, स्टैंप ओरिजिनल स्टैंप बनवा ले, अपनी कंपनी की स्टैंप ऐसी बन जाती है यार, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है स्टैंप बनवाना। स्टैंप वाले के पास जब बोल मेरी कंपनी की स्टैंप बना दे, उसको डाटा दे, स्टैंप पे क्या लिखवाना बना कर तैयार कर देगा आपको, या तो वो बनवा लो। या अगर आपके पास स्टैंप, ये ऑप्शन सबसे आसान है, ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है, स्टैंप बनवाओ मारो, खत्म कहानी, 2 डायरेक्टर की कहानी खत्म। बट ऑप्शन दे दिया स्टैंप नहीं लगाना चाहते तो भैया फिर आपको क्या करना होगा, 2 डायरेक्टर भी नहीं है तो एक डायरेक्टर कर ले साइन, या तो एक डायरेक्टर साइन कर दे प्लस या एक कंपनी सेक्रेटरीट साइन कर दे 1 CS। अब वो कहता भाई मेरे पास CS भी नहीं है, तो भाई तू कंपनी बंद कर जा, ना तेरे पास कॉमन सील है, ना 2 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर तू हो गया, CS तू रखना नहीं चाहता, तो फिर तू बंद कर दे, तू काम खोलनी नहीं है, तू गंद है, तू निकल। ठीक है भाई, कॉमन सील तो हर किसी के पास होती है, स्टैंप तो हर किसी के पास मिल ही जाती है कंपनी की, बनवा लो, नहीं है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था।
पहले यही था बस कंपलसरी, ये दोनों नहीं था, ऑप्शन में डाल दिए गए, अब कोई भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। लो जी, ये बात समझ में आ गई आपके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सर आपको? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साथ बाय साथ आपको याद करवा दूं, साथ के साथ आपको याद करा दूं, कोई यहां पर दिक्कत परेशानी ना हो पाए। पहले हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां हमने सीखा कि कंपनी के दो बिजनेस में ओनर होता है और कंपनी जो होती है वो दोनों की एंटिटी सेपरेट है। दूसरा हमने पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी हमने सीखा कि कंपनी का जो ओनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है उतना ही यूटिलाइज हो सकता है, घर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। तीसरा हमने पढ़ा आपके पास परपेचुअल सक्सेशन, इसके अंदर हमने देखा कि कंपनी हमेशा सरवाइव करती जाएगी जब तक उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए, खुद से वो चलती जाएगी, ओनर आएंगे जाएंगे, ओनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर कंपनी कभी नहीं मरेगी, कंपनी हमेशा चलती जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा एक और, कंपनी अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है ना, कंपनी अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है, खरीद सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और उसको एक्वायर कर सकती है, उसको चाहे तो ट्रांसफर करती है, अपने नाम पर कर सकती है। उसके बाद हमने कॉमन सील पढ़ा, कॉमन सील में हमने पढ़ा कि कंपनी का किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए कॉमन सील होना जरूरी है, स्टैंप होनी जरूरी है, जिससे पता लगा हाँ ये इस कंपनी का है, इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है। इसमें 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी, वहां पर आपको बताया गया कि कॉमन सील अब से ऑप्शनल हो गया है, चाहो तो वो कर लो, नहीं तो दो ऑप्शन हो रहा है आपके पास, दो डायरेक्टर साइन कर दे किसी डॉक्यूमेंट में तब भी वो वैलिड माना जाएगा, या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तब भी वो वैलिड माना जाएगा। इधर देखिए सारे हो गए, कॉमन सील हो गया, सेपरेट प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकते हैं। आज अगला हमारा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए कंपनी अगर चाहे तो अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को, कंपनी का जो ऑनर है ना वो चाहे तो शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मान लो आपकी कोई प्राइवेट, अभी हम आगे जाकर ना एक काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने और आपने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी खोली, मेरे 50% शेयर है उस कंपनी में, मतलब मैं 50% मालिक हूं, आप भी 50% मालिक हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, तो मैं अपने भाई को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो आप अपने भाई को ट्रांसफर करना चाहते हो अपने 50% शेयर, तो नहीं कर सकते। पहले प्राइवेट कंपनी बंद करो, नहीं खोलो, ऑफिस को बना लो पार्टनर, आप बढ़ जाओ, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी के ओनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी में कोई भी पर्सन किसी भी टाइम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है फ्रीली। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट टाइप्स ऑफ कंपनी में जब मैं उसको पढ़ाऊंगा आगे, टाइप्स ऑफ कंपनी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आगे पूरा चैप्टर डिपेंड करते हैं। ये तो भी विशेषता है। तो मैंने कहा कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कैसी है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो शेयर को पब्लिक कंपनी के अंदर, जबकि अगर प्राइवेट होगी तो उसमें नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे जाकर इनके डिफरेंस पढ़ेंगे। कैपेसिटी टू स्यू, स्यू मतलब होता है केस करना, और बीट सूट उसके ऊपर। मान लो कोई पर्सन ने, कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और कंपनी ने अपनी ऑब्लिगेशन तो पूरी करी, पर दूसरी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो अब कंपनी चाहे तो उस पार्टी पर केस कर सकती है। इसका उल्टा, मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, अब सामने वाली पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और हम नहीं, हमारी कंपनी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, तो सामने वाली पार्टी हमारी कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खोली गई है तो कंपनी के ऊपर केस नहीं हो सकता, कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है और कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, सेपरेट पर्सन है। चलिए, तो ये बता रहा है कैपेसिटी टू स्यू एंड बीट स्यूड बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी इज हैविंग अ कैपेसिटी टू स्यू, किसी के ऊपर केस कर सकती है या कोई पार्टी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने सीखे, हमने टोटल 7 आपके पास सीखा, क्या कहते हैं फीचर्स। 7वें फीचर में सबसे पहला हमने क्या सीखा, सबसे पहला हमने सीखा सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा हमने लिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, फिर सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड कैपेसिटी स्यू और बी स्यूड। तो इन 7 पॉइंट को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर समझते हैं। अगले पॉइंट पे एक केस स्टडी मुझे पढ़ानी है। पहला पॉइंट आपको क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें हमने क्या सीखा, आप बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, पर मैं जो बोलता हूं उसको सुन लो। हो सकता है आप, मैं, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो। मैं एक बारी में भी कह सकता हूं, पर मेरा पर्पस ये होता है
कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसको याद भी करा दो, क्यों थ्योरी सब्जेक्ट है, आप समझने की कोशिश, पर्पस मेरा अलग। अगर आप कहोगे कि यार नहीं आप याद बात कराओ मत क्लास के अंदर, टाइम वेस्ट होता है, मैं नहीं कराऊंगा, एक बार बोलूं काम खत्म, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसमें तो मेरा ही बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट दोस्तों मेरा ही है, मेरी क्लास जल्दी हो जाएगी कंप्लीट और मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, पर आपको याद नहीं हो पाएगा। और आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट एक बार आपने पढ़ा, फिर आगे बढ़ो, टाइम मिले ना मिले आगे चलते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, इसलिए मुझे अपने तरीके से पढ़ाना दो। हाँ, कोई स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि यार मैं एक बारी को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसका मैं आंसर दे रहा हूं कि इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको वो याद हो जाए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि एक ही चीज आप 3 बार बताने लगे, 3 बार बताया इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गई भैया, अब मैं एक बार और बताऊंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी वो चीजें, तो आप लंबे टाइम तक रिटेन रहेगी, उसके बाद फिर आपको दोबारा करना है। मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है, मैंने आपको यहाँ पर याद करा के भेज देना है। कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मैंने यही करा है, मैंने यहाँ तक एक एक डेफिनेशन याद करा कर भेजता हूँ मैं। उसके बाद 10 दिन बाद आप भूल जाते हो, उसके बाद आप कभी याद नहीं कर पाते, तो पेपर में खुलती है फिर वो, इसलिए बेनिफिट होता है यहाँ पर 10 दिन तक रिटेन रहती है चीजें। सेपरेट लीगल एंटिटी जल्दी करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी में कंपनी का ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, एक सेपरेट एंटिटी होती है, और बिजनेस को अलग अलग माना जाएगा, कंपनी को अलग माना जाएगा। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी के जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अप टू सीमित कंपनी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। तीसरा हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन, ऑनर आएंगे ऑनर जाएंगे, कंपनी हमेशा सर्वाइव करेगी जब तक उसको कोई बंद ना कर दे। चौथा हमने पढ़ा सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी हमने सीखा कि यार कंपनी चाहे तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी इशू खरीद सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन सील, कॉमन सील में मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड तभी कहा जाएगा जब कंपनी की स्टैंप लगेगी, जो कि होती थी कॉमन सील। अब कॉमन सील 2015 की अमेंडमेंट में इसको क्या कर दिया गया, ऑप्शनल ला दिया गया, चाहो तो कॉमन सील का इस्तेमाल कर लो, चाहे 2 डायरेक्टर साइन कर ले या 1 डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर ले, तो डॉक्यूमेंट वैलिड मान लिया जाएगा। इसके बाद हमने 5वां पढ़ा जिसके अंदर हमने सीखा कि कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है इजिली कभी भी किसी भी टाइम, पर प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन में डाल दिया गया। उसके अलावा कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी अपने शेयर को इजिली ट्रांसफर कर सकती है। इसके बाद हमने ये सीखा कि कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है और कंपनी चाहे तो कंपनी के किसी और पार्टी पे भी केस कर सकती है। तो 7 के 7 पॉइंट आपको अब समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे, मन में याद करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो भी हो जाएगा। अब दोस्तों एक फेमस केस आता है सलमोन बॉय का, सलोमन वर्सेस सलमोन एंड कंपनी, सलमोन वर्सेस सलमोन एंड कंपनी का फेमस केस है। इसके बारे में मैंने डिटेल भी दे दी है, बट ये पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, आपको वो पढ़ना है और खत्म कहानी। ये केस लॉ क्या कहता है, आइए तो स्टार्ट करते हैं केस लॉ। केस लॉ बड़ा ही प्यारा है, एंड ये केस लॉ आपको कहाँ, इस केस लॉ का आपको जो रेफरेंस देना है वो कहाँ देना है, मतलब ये केस लॉ किस बेसिस पर बनाया गया है, किस बेस पर रखकर इस केस लॉ को बनाया गया है, पहले समझते हैं, फिर मैं रेफरेंस बताऊंगा आपको इस पर्टिकुलर केस लॉ का रेफरेंस आपको कहाँ देना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस, ये भी आपको बता, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले केस लॉ का नाम था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये हमारा दोस्तों इस पर्टिकुलर केस की बात में आ जाओ, अच्छे से स्टार्ट करवाता हूँ आपको केस। देखिए एक हमारा था एरन सोलोमन, मतलब ये जो सोलोमन है ना, सलमोन बॉय, ये था वो सलमोन बॉय, ठीक है। एरन सोलोमन का सर एक शूज का बिजनेस था, एरन सोलोमन का एक क्या था, शूज का बिजनेस था, शूज का। एक मिनट, अरे यार क्या, शूज का इनका एक बिजनेस था, ठीक है, और इनकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, एरन सोलोमन की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। यू नो प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जहां पर एक बिजनेस का सिंगल ओनर होता है उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। एरन सोलोमन नाम था इसका, इसके एक शूज का बिजनेस था और उसमें एक फर्म थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जिसमें एक सिंगल ओनर होता है।
अब ये पर्सन क्या कह रहा था अपने बिजनेस के अंदर ना, इसने क्या करा अपने बिजनेस के अंदर अपने परिवार वालों को एज एन बनाना चाहता था, पर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है सर, एक ही ऑनर होना चाहिए इसके अंदर। ये अपने बेटे को लाना चाहता था अपने बिजनेस के अंदर, है ना, बेटे उसको लाना चाहता था, 4 बेटे थे इसके, उसको लाना चाहता था बिजनेस के अंदर। अब इसने क्या करा, इसने कहा, सोचा, दिमाग लगाया इसने कहा, इसने कंपनी बनाई नहीं, इसने क्या करा दोस्तों, एक नई कंपनी बनाई, एक नई कंपनी इंकॉर्पोरेट करी, एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम दिया, एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम दिया, कन्वर्ट नहीं कराया। एरन सोलोमन ने एक नई कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम दिया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड करके, उसने ए सोलोमन एंड कंपनी, एरन सोलोमन है ना, एरन सोलोमन, उसका नाम दिया। अब इस कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी ने इस प्रोप्राइटरशिप फर्म को खरीद लिया 30,000 पाउंड में। ये पूरी कहानी हो रही थी, अभी चलते जाओ, पूरी कहानी सुनते रहो। एरन सोलोमन कंपनी ने इस प्रोप्राइटरशिप को बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया एट 30,000 पाउंड, 30,000 पाउंड में इसने एक्वायर कर लिया। क्या, कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्वायर कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। एक्वायर करने के बाद सोलोमन एंड कंपनी के अंदर अब देखा गया कि कितने ऑनर है सोलोमन एंड कंपनी के अंदर और कितने उसको चलाने वाले पर्सन। तो ऑनर को कहा जाता है मेंबर और जो चलाने वाले पर्सन होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्टर, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि चलाने वाले पर्सन को कहा रहे हैं, आगे जाकर समझाऊंगा इनका डिफरेंस भी, डायरेक्टर कौन होते हैं और ये मेंबर या ऑनर कौन होते हैं। पर ऑनर वो जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है और डायरेक्टर वो जो कंपनी को चला रहा है, जो ऑनर के बिहाफ पर कंपनी को चला रहा है, ठीक है। इतने के लिए समझिए अभी 2 मिनट के लिए। अब मान लीजिए इसका एक क्या कहते हैं, इसके कितने मेंबर थे इस कंपनी के, क्या हुआ, शूज का बिजनेस था, प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रखी थी। अब इन्होंने क्या करा, एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करी, उसका नाम रखा ए सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उसने इस प्रोप्राइटरशिप को एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद अपना हिस्सा दे दिया। अब इसमें जो एरन सोलोमन थे ना, सोलोमन, उसके 20,000 शेयर थे, 20,000 शेयर। इसकी एक वाइफ भी थी, उसके हिस्से में 1 शेयर था। इसकी एक डॉटर भी थी, उसके हिस्से में भी 1 शेयर था। और इसके 4 बेटे थे, 4 सन, उसके हिस्से में भी सभी के अंदर में 1 शेयर था, मतलब इस शेयर 1 शेयर ईच, सभी के हिस्से में 1-1 शेयर था। तो ये थे ऑनर उस कंपनी के, उन्होंने पूरे परिवार को शेयर दे रखे थे, वाइफ को 1 शेयर, बेटी को 1 शेयर, हर एक 4 लड़के थे, चारों लड़कों के शेयर, और सबसे ज्यादा शेयर थे उसके बाद 20,000 शेयर, टोटल शेयर इतने ही थे इनके पास। और डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहा था वो एरन सोलोमन था, मतलब चलाने वाला भी डायरेक्टर सेम है। मैं अपनी कंपनी को खुद चलाऊंगा ना, मैं क्यों रखूंगा दूसरा डायरेक्टर, भाई मेरी कंपनी तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर मैं ही तो होऊंगा, ऑनर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, क्यों रखूंगा दूसरे को, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप कोई कंपनी खोलोगे तो चलाने किसी और को दोगे, पैसा आप लगाओगे, चलाने किसी और को दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, चलाओगे भी आप ही और पैसे भी आप ही लगाओगे, ठीक है। सिंपल सी ये पूरी कहानी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये तो पूरा बेस था, अभी कहानी सुनते जाओ। अब क्या हुआ दोस्तों, सोलोमन एंड कंपनी को ना पैसों की जरूरत पड़ी, सोलोमन एंड कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, और कंपनी को पैसा चाहिए था। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि वो अपने डिबेंचर इशू करेंगे, पब्लिक से लोन लेंगे। तो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को फंड रेज करना था, पैसे की जरूरत थी, फंड रेज करना था। तो इन्होंने क्या करा, अपने शेयर इशू नहीं करे, शेयर नहीं इशू करे, डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है जो कि लिया जाता है जनरल पब्लिक से, डिबेंचर इशू करे। अब जिसको डिबेंचर के बारे में नहीं पता, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमारा एक चैप्टर है, डिटेल में सीखेंगे। पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। अभी के लिए समझिए, डिबेंचर इशू करे, और डिबेंचर इशू करने पर कहा कि कौन हमारे डिबेंचर खरीदेगा। यहां पर जो सोलोमन एंड कंपनी का जो ऑनर था, वही डायरेक्टर, उसने कहा मैं खरीद लूंगा। तो ए सोलोमन ने खरीद लिया,
कहा कि मैं खरीदता हूं आपकी कंपनी के डायरेक्टर, मतलब बेसिकली इसने क्या करा, अपनी कंपनी के डिवेंचर खुद खरीद लिए और 10,000 पाउंड में खरीद लिए डिवेंचर। टोटल कितने पाउंड में? 10,000 पाउंड में सारे डिवेंचर खरीद लिए। कह रहा मैं दे रहा हूं आपको पैसा। इसने एज अ कंपनी के अंदर, सुनो, इसने एज एन कैपिटल नहीं लगाई कंपनी के अंदर, कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए। इसने कहा अपनी ही कंपनी के डिवेंचर जो करे, अपनी कंपनी में पैसा लगाया, 10,000 पाउंड लगाया, अपनी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए। अब क्या होता है, कंपनी के ऊपर तो लायबिलिटी आ गई, कंपनी के ऊपर क्या आ गई, एक तरीके की लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर एक तरीके की क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। क्योंकि अब सुलेमान एंड कंपनी को पैसा देना होगा, तो सुलेमान एंड कंपनी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। जिस पर्सन को पैसा देना होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। एक कंपनी को, सुलेमान एंड कंपनी लिमिटेड को क्या देना है, जिस पर्सन ने उसका डिवेंचर खरीदे उसको कुछ सालों बाद, 10 साल 20 साल बाद पैसा लौटाना पड़ता है। जितना खरीदा 10,000 पाउंड है तो 10,000 पाउंड लौटाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म नेचर के होते डिवेंचर। तो 10,000 पाउंड जो ऑनर ने अपनी ही कंपनी के डिवेंचर खरीदे, तो सुलेमान एंड कंपनी लिमिटेड ने करा, ये दो अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग, ठीक है ना। इसने क्या करा, ठीक है सर आप इसने क्या करा, ऑनर ने अपनी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, इसने डिवेंचर इशू करे, ऑनर को बेच दिया, 10,000 पाउंड आके फंड रेज हो गया, अपना बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लायबिलिटी बन गया अधिक। अब सुलेमान कंपनी के लिए क्या है लायबिलिटी, इनको कहते हैं सिक्योर क्रेडिटर। क्या बोलेंगे इनको, सिक्योर क्रेडिटर। अब मेरी बात सुनो, सिक्योर क्रेडिटर क्या होता है, आपने मुझे पैसा दिया, मेरी कंपनी, आपने मुझे पैसा दिया, पर बदले मैंने उसको आपको कुछ नहीं दिया, तो आप अनसिक्योर क्रेडिटर हो। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर मैं आपका पैसा मार लूं तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर जब आप बैंक पर जाते हो और बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक क्या करता है आपसे, आपकी कोई प्रॉपर्टी, लैंड, कागज अपने पास रख लेता है कि इनकेस अगर आपने डिफॉल्ट करा तो हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा तो ले ही लेंगे। दैट इज कॉल्ड सिक्योर लोन। ऐसी सिक्योर क्रेडिटर है ये। डिवेंचर एक तरीके के सिक्योर होते हैं। कैसे कि मान लो अगर कंपनी पैसा नहीं लौटा रही तो डिवेंचर से को बेचकर पैसा रेज करा जा सकता है। मतलब अगर ए सुलेमान चाहे तो ये डिवेंचर बाहर मार्केट में बेचकर पैसा ले सकता है अपने, फिर वो दे जाने बंदा जाने वो क्या जाने। अगर चाहे तो सिक्योर एक तरीके के क्रेडिटर होते हैं कि डिवेंचर बेचकर ही पैसा लिया जा सकता है, तो सिक्योर क्रेडिटर है, ठीक है। पर ठीक है, तो यहां पर आगे बात हुई। अब क्या हुआ, जब ये सुलेमान एंड कंपनी ने डिवेंचर इशू करे और सुलेमान ने ही, उसी के ऑनर ने उस डिवेंचर को खरीद लिया, तो कुछ टाइम बाद ये कंपनी को कर दिया लिक्विडेट। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद कंपनी को बंद कर दिया। कंपनी को बंद करने को कहते हैं वाइंड अप। कंपनी बंद हो जाती है तो कहते हैं वाइंड अप। बंद करने के प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंपनी अगर बंद कर दो तो कहते हैं क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, बंद हो गई। और बंद करने के प्रोसेस कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। अब लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी की जितनी भी एसेट है उसको बेचा जाता है और उससे जो पैसा आता है उससे लायबिलिटी चुकाई जाती है। तो एसेट बेचकर, एसेट को सेल कर करके लायबिलिटी पे की जाती है, लायबिलिटी पे की जाती है। एसेट को बेचकर लायबिलिटी पे की जाती है। आगे सुनो। अब यहां पर कंपनी के पास सिक्योर क्रेडिटर के नाम पे थे एरन सुलेमान का डिवेंचर, और अनसिक्योर क्रेडिटर भी थे। कंपनी के सिक्योर क्रेडिटर भी थे 10,000 पाउंड के, और कंपनी के अनसिक्योर क्रेडिटर भी थे। अब लिक्विडेशन प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुछ अमाउंट के अनसिक्योर क्रेडिटर थे। अब लिक्विडेशन प्रोसेस समझाता हूं क्या होता है। जैसे जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होना होती है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी सारी एसेट बेची जाती है, जो भी पैसा आता है उससे लायबिलिटी चुकाई जाती है। तो पहले किसकी लायबिलिटी चुकाई, तो लिक्विडेशन प्रोसेस लॉ कहता है कि सबसे पहले आप लायबिलिटी चुकाओगे सिक्योर क्रेडिटर वाला, क्योंकि सिक्योर है ना। तो जो सबसे पहले फर्स्ट में सबसे पहले किसकी लायबिलिटी पे करनी होती है, पहले नंबर पे पे करनी होती है सर सिक्योर क्रेडिटर की लायबिलिटी। सिक्योर क्रेडिटर वालों को सबसे पहले पेमेंट होगी एज पर लॉ। सेकंड, अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट होगी, अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट होगी। थर्ड, रिमेनिंग लोन्स जो होते हैं वो पेमेंट होगी, अदर लोन्स की पेमेंट होगी अगर वो अनसिक्योर है। तो अगर कोई लोन सिक्योर है तो उनको पहले होगा, मतलब सिक्योर वाले लोन्स, सिक्योर वाली लायबिलिटी इसको पहले पेमेंट होगी, अनसिक्योर वाली लायबिलिटी बाद में होगी। और इन एंड अगर पैसा बचता है तो फिर कंपनी की कैपिटल, कंपनी अपने जो ऑनर की कैपिटल है उसको पे करेगी, पैसा बचता है तो। इसलिए क्योंकि लॉस भी किसको होना चाहिए, ऑनर को होना चाहिए ना। था भाई कंपनी खोली, लोगों से पैसा मांगा उधार,
कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो लोगों का पैसा जिससे उधार मांगा उसको दो वापस। अब ये अगर ऐसा कर दिया जाए कि भाई कंपनी का ओनर सबसे पहले पैसे लेगा एसेट बेचकर, तो जो ऐसे तो हर कंपनी यही करेगी, लोन लेगी, एसेट बेचेगी, उससे एसेट बेचेगी, पैसा कंपनी बंद कर देगी और अपने पास पैसा जेब में रख लेगी ओनर। ओनर को सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा जो कैपिटल होगी, ठीक है जी। ये होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। अब इस पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ, सबसे बड़े इशू ये आया कि सिक्योर अनसिक्योर जो क्रेडिटर थे वो ये डिमांड करने लगे कि सबसे पहले हमें पेमेंट करो, सिक्योर क्रेडिटर से भी पहले हमें पेमेंट करो, और सिक्योर क्रेडिटर के नाम पर एस सोलोमन था। अब इनका लॉजिक रीजन ये था, इन्होंने अपना रीजन ये दिया कि सबसे पहले हमें पेमेंट करो। ये कहने लगे सबसे पहले एसेट बेचकर हमें पेमेंट होनी चाहिए, सबसे पहले पैसा हमें मिलना चाहिए, सबसे पहले पैसा हमें मिलना चाहिए। अब जो सिक्योर क्रेडिटर था जैसे कि सोलोमन, वो कह रहा है कि नहीं, ये तो एज पर लॉ नहीं है, लॉ के हिसाब से पहले सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट मिलनी चाहिए होती है, तब जाकर अनसिक्योर को मिलती है। और लॉ के हिसाब से एग्जैक्टली यही होता है। लिक्विडेशन प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो एग्जैक्टली यही होगा, पहले सिक्योर लायबिलिटी चुकाई जाती है, फिर अनसिक्योर लायबिलिटी चुकाई जाती है। तो अनसिक्योर वाले लायबिलिटी वाले पर्सन कहने लगे कि जो सोलोमन है वही तो क्रेडिटर है, वही ऑनर भी है। ऐसा नहीं हो रहा कि ऑनर को पैसा दे रहे हो आप। तो इनका कहना था कि पहले पैसा हमें दो, अनसिक्योर क्रेडिटर का क्या कहना था, पहले पैसा हमें दो, क्योंकि हम बाहर वाले हैं, ये तो ऑनर है। सोलोमन जो है जिसने डिबेंचर खरीदा है सिक्योर क्रेडिटर के नाम से जो आप शो कर रहे हो, वो तो ऑनर है सर, ऑनर को आप पैसे दोना दे सकते हो एज पर लॉ। तो ऐसा कहना था, इन्होंने कोर्ट पे केस कर दिया, और कोर्ट में केस करके कहा कि अनसिक्योर क्रेडिटर कह रहे हैं कि पहला पैसा हमें दे दो, क्योंकि सर जो सोलोमन है, जो सिक्योर क्रेडिटर के नाम पे सोलोमन शो कर रहा है ना, सोलोमन बॉय जो सिक्योर के नाम पे शो कर रहा है वो ऑनर है। सिक्योर क्रेडिटर के नाम पे जो बुक्स में दिख रहा है कंपनी की, वो तो ये तो ऑनर है, ऑनर को पैसा थोड़ा पहले मिलता है। तो इनका कहना ये था, इन्होंने जज साहब को ये कहा, कोर्ट में इन्होंने जज साहब को ये कहा कि सर पहले हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सिक्योर क्रेडिटर के नाम से जो पर्सन दिख रहा है वो कंपनी का ऑनर भी है, और ऑनर को पैसा नहीं मिलता। तो जज साहब ने ये डिसीजन दिया कि अगर आप कंपनी की विशेषताएं देखते हैं तो कंपनी की विशेषताएं के अंदर ये लिखा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की विशेषताएं में क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है कि ऑनर अलग और कंपनी अलग, ऑनर अलग माना जाएगा, अलग और कंपनी अलग। भले ही ऑनर ने लायबिलिटी, भले ही यहां पर डिबेंचर खरीदने वाला ऑनर हो, पर ऑनर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई। ऑनर भी एक तरीके का क्रेडिटर बनेगा। ऐसा नहीं कि भाई ऑनर ने पैसा दिया है तो वो ऑनर उसको पैसे दो, भाई वो एज अ लोन दे रहा है ना, कंपनी को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। मैं एज अ लोन अपनी कंपनी को दे सकता हूं एज अ सिक्योर क्रेडिटर के तौर पर। तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, उसके बाद सबसे पहले मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। ये थोड़ा कह दोगे कि मैं ऑनर हूं तो इसलिए मुझे लास्ट में मिलना चाहिए, नहीं सर, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। ऑनर चाहे तो कैपिटल लगा सकता है, हाँ, अगर ऑनर ने कैपिटल लगाई होती तो वो पैसा बाद में मिलता ऑनर को, ऑब्वियस बाद में मिलता, क्योंकि ऑनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है। पर ऑनर एज अ लोन जब बिजनेस को देगा तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों उसको एज अ आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा, भले ही ऑनर कंपनी को लोन दे रहा है, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ऑनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस और कंपनी एक अलग है। ऑनर अगर बिजनेस की कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल ये इनसाइड लायबिलिटी हो गई, चलेगा। पर ऑनर अगर बिजनेस को डिबेंचर खरीद रहा है तो फिर ये आउटसाइड लायबिलिटी में कवर करा जाएगा और सबसे पहले इसको पेमेंट होगी। तो इस केस के अंदर सोलोमन को सबसे पहले पे किया जाएगा और अनसिक्योर क्रेडिटर को बाद में। और ये केस का रेफरेंस दी जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी वाले फीचर्स के अंदर। तो जब आप सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर पढ़ेंगे तो वहां पर इस केस लॉ का रेफरेंस दिया जाएगा, दोस्तों। और ये पूरा केस मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। और वो चार्ट आपको इसके नीचे बनाना है, जगह आपको मिल जाएगी, जगह इसके नीचे मिल जाएगी, चार्ट आपको पूरा बना लिया जिससे आपको आसानी रहेगी। और जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर कभी पेपर के अंदर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी पेपर के अंदर आता है फीचर्स ऑफ कंपनी बताओ, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी बताओ, बात एक ही है। और जब भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी लिखोगे ना तो उधर आपको केस रेफरेंस देना है। यहां पर आप लिखेंगे केस रेफरेंस, यहां पर आपको बस एक नाम दे देना है केस रेफरेंस के तौर पे
केस में क्या था वो याद करने की नीड नहीं है वैसे, ठीक है ना। केस रेफरेंस बस देना होता है, उनका नाम याद करने की होती है कि हाँ केस रेफरेंस था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी। और इस केस रेफरेंस के तहत ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट से डिसीजन दिया गया था इस केस लॉ में। तो ये आपको रेफरेंस यहां पर देना होगा जब आपके पेपर में पूछा जाएगा साइलेंट फीचर ऑफ अ कंपनी। और अगर दे दिया ना आपने रेफरेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आपने ये लिख दिया ना सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लिमिटेड, तो आपके नंबर आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पेपर चेकिंग में। इसलिए केस रेफरेंस डालना, इंस्टीट्यूट ये कहता है कि केस रेफरेंस डालना जरूरी नहीं है, नीड नहीं है, अब मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। पर अगर आप डालते हैं तो आपकी एक प्रायोरिटी अलग हो जाती है। आपको एक एग्जामिनर इस पॉइंट से देखेगा कि यार बच्चे ने एक्चुअल में पढ़ा है, यार उसको लिख तो हर कोई देगा, अंदर कंटेंट तो हर कोई, जो या केस लो है वो हर कोई याद नहीं करता। अगर आप केस रेफरेंस लिख कर आते हैं, ये तो लिखना है बस, इसकी गंदी कहानी थोड़ा लिखनी है, वही लिखना है सेपरेट लीगल एंटिटी का केस लो कहां पर था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड के उसमें था। तो इस वाले केस के अंदर सोलोमन जीत गया था क्योंकि वो एक सिक्योर क्रेडिटर के तौर पे, ऑनर के तौर पे वहां पर नहीं था, डिवेंचर उसने सिक्योर एक आउटसाइड लायबिलिटी के तौर पे ली थी और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगाया था क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी में सोलोमन अलग पर्सन है और सोलोमन कंपनी अलग, जबकि अनसिक्योर क्रेडिटर क्या कह रहे हैं, ये दोनों एक ही है। क्या कह रहे थे, सोलोमन और कंपनी तो एक ही हुई भाई, जिसकी कंपनी वही तो वो पर्सन है, ये दोनों एक ही हुआ, तो इसको पहले क्यों दिया जा रहा है पैसे, हमें तो ये दोनों तो एक ही हुए ना। तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, अनसिक्योर क्रेडिटर का क्या कहना था कि सोलोमन और सोलोमन कंपनी एक ही है। लिख देता हूं मैं यहां पर, इनका ये कहना था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी ये दोनों एक ही है, एक ही है, तो पहले ओनर को पैसा क्यों दे रहे हो आप, ये कहना था इनका। जबकि सेपरेट लीगल एंटिटी ने इनको क्या बोला, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको सिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा जब ये डिवेंचर खरीद रहा है तो ओनर। समझ में आया कस्टो? और दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट। एंड जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया आपके पास, लिमिटेड लायबिलिटी आपके पास आ गया, परपेचुअल सक्सेशन आ गया, कॉमन सील आ गया, प्रॉपर्टी सेपरेट आ गया आपके पास, कंपनी कैन स्यू और कैन बी स्यूड आ गया, एंड ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। ये 7 चीज आप देखने को मिलती है। एक बार मैं इसको लिख कर दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा हमने पढ़ा था कॉमन सील, चौथा हमने पढ़ा था सेपरेट प्रॉपर्टी, पांचवा हमने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, छठा हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ शेयर, और सातवां हमने पढ़ा था कंपनी कैन बी स्यूड और स्यूड, कंपनी केस कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है। ये 7 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। और केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का केस लो यहां देना होगा। अनसिक्योर क्रेडिटर का ये कहना था कि ये दोनों एक ही पार्टी है, ये दोनों एक ही है, तो इसको पहले पैसा क्यों दे रहे हो, जबकि वो दोनों अलग होती है, कंपनी और कंपनी का ओनर अलग होता है। इस केस लो से केस लो में सेपरेट लीगल एंटिटी का रेफरेंस दिया गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी एक विशेषता है कंपनी की, और वो कहता है कि कंपनी और कंपनी का ओनर एक डिफरेंट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है जी, तो यहां पर सोलोमन जीत गया था और उसको पहले पैसा मिला डिवेंचर। हाँ, जो सोलोमन ने कैपिटल लगाई थी वो उसको नहीं मिलेगा, पर जो एज अ सिक्योर क्रेडिटर के तौर पर उठा था उसको पैसा मिल जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, बट नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। टॉपिक का नाम बहुत प्यारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। एंड इस टॉपिक के अंदर सर देखना कितने केस लो, वैसे तो केस लो पढ़ाना मतलब इतना भी मत पढ़ाओ, बट इस लॉ में पढ़ाना बड़ा मजा आएगा। एक केस लॉ हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर अगला केस लॉ हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर अगला केस लॉ में यहाँ पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर एक और केस लॉ फिर यहाँ पर पढ़ना है। तो लगभग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जानबूझकर केस लॉ में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप केस लॉ पढ़ने से क्या होता है, क्लियरिटी मिलती है, बस इतना। मैं नहीं कहता कि आप सारे याद करो, अभी मैंने सोलोमन वाला याद कराया आपको, समझ में आया, मैं कह रहा हूं कि वो याद कर लो। अगर पेपर में आया तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड याद करो, पर बहुत सारे केस है, अब सब कुछ तो आप याद नहीं कर पाएंगे, भले नाम हो, नाम भी याद नहीं कर पाएंगे सर, तो जरूरी भी नहीं है नाम याद करना। पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये लाइन लिखिए, इस लाइन का क्या मतलब है, इस केस लो से समझेंगे।
और फिर समझेंगे। तो कल की क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास के अंदर सिर्फ आपको एक ही कौन सा पढ़ाऊंगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेट, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडी समझानी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो लगभग 1 घंटा ही हमें खा जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेट समझाने में। और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।